आकार है इसमें आपका लोग का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए फंडामेंटल राइट को आज के शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा का बैकग्राउंड, उसके बाद नागरिकता, संघ और राज्य, ये सब टॉपिक हम लोग क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट। देखिए, जो फंडामेंटल राइट है, देखिए फंडामेंटल राइट होता क्या चीज है। देखिए, एक होता है ह्यूमन राइट। ठीक, ये मान लीजिए ह्यूमन राइट हो गया। इसी में एक होता है फंडामेंटल राइट। देखिए, ह्यूमन राइट जो होता है, इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को जो प्राकृतिक तौर पे जो चीजों की आवश्यकता होती है, एक ह्यूमन होने के कारण जो जो आवश्यकताएं होती हैं, और जिससे क्या उसका शोषण ना हो पाए, वो क्या होता है, ह्यूमन राइट होता है। ह्यूमन राइट एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन राइट में ह्यूमन के साथ साथ में जो उसके साथ में इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी, ये सबकी क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। वही फंडामेंटल राइट अगर बात करेंगे तो मेनली ये क्या होता है, किसी देश के नागरिकों से संबंधित होता है। हालांकि नागरिक के साथ साथ जो विदेशी नागरिक होते हैं उनसे भी संबंधित होता है। फंडामेंटल राइट के बस ये चीज होती है कि ये एक व्यक्ति की बेसिक क्या होते हैं, नीड होती है। इसके बिना व्यक्ति का क्या होता है, कि शोषण होता है। इसी को दूर करने के लिए पूरे वैश्विक स्तर पे, चाहे भारत के स्तर पे, फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट दिया गया है। फंडामेंटल राइट में ये होता है कि अगर आपकी इस राइट का खनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में अपनी बात को जाग कह सकते हैं, जिसे हम लोग रीट के द्वारा समझेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट का जो उद्भव था, इसका बैकग्राउंड थोड़ा हम लोग देखेंगे। फंडामेंटल राइट का हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे। तो फंडामेंटल जो राइट था, इसका उद्भव अगर हम लोग देखते हैं या बैकग्राउंड इसका देखते हैं, तो सर्वप्रथम 80 50 1215 में ब्रिटेन में कुछ व्यापारी वर्ग थे। व्यापारिक वर्ग थे जिनको क्या था, वहां के महारानी या क्राउन ने क्या किया कि कुछ उनको क्या के अधिकार दिए, जो कुछ उनको छूटे दी, जिसको एक फंडामेंटल राइट के रूप में देखा गया, शुरुआत के रूप में देखा गया था। क्या गए थे, कुछ मूल अधिकार दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा के रूप से जाना जाता है। कार्टा के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि इसके बाद देश के अन्य देशों और क्या हुआ कि विश्व वैश्विक स्तर पर धीरे धीरे क्या हुआ, फंडामेंटल राइट की मांग बढ़ती गई। और धीरे धीरे ये देखा कि हर एक देश अपने स्तर पर क्या हुआ, फंडामेंटल राइट देने की शुरुआत करने लगे। इसी में फ्रांस द्वारा 1789 में, ईस्वी में लुईस 16 द्वारा मानव एवं नागरिक अधिकार दिया गया था। अधिकार दिया गया, ये याद होगा, ये फ्रांस की क्रांति का समय है। ठीक है, तो उस टाइम ये दिया गया था। उसके आगे अगर देखेंगे तो 1791 में 1791 में यूएसए द्वारा फंडामेंटल राइट को दिया गया था। और ये रहा एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य हमको फंडामेंटल राइट का देखने को मिलता है। अब हम लोग तो भारत में इसकी शुरुआत कब सकेगी, तो भारत में अगर देखेंगे फंडामेंटल राइट की मांग, राइट की जो मांग थी वो 1895 में सबसे पहले रखी गई। रखी गई थी। ठीक। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की क्या की गया, बात की गई थी।
ठीक है। तो भारत में कब 1895 में सबसे पहले क्या किया गया था हमारे यहाँ संविधान में एक विधेयक के माध्यम से हम लोग कोशिश की थी कि फंडामेंटल राइट की बात लाए। फिर उसके बाद क्या गया 1922 में जब नेहरू रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। और इसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है। प्रस्ताव क्या कहता रखा गया, पास किया गया था। ठीक। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट का क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या था कि जो एक मांग थी उसको रखी गई थी। तो ये हमको बैकग्राउंड हमको देखने को मिलता है कि इसके भारत के स्तर पे। अब हम लोग देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा, जो फंडामेंटल राइट है वो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसके अलावा ये लिया कहां से गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। ये मुख्यतः क्या है, हमारी फंडामेंटल राइट के प्रोविजन है या फंडामेंटल राइट चीजें क्या है, ये चीजें हुई हैं। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट में क्या क्या चीजें आती हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में 6 अधिकारों की बात की जाती है, जिसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, इसके साथ में भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकार और न्यायिक उपचार। ये आपके क्या होते हैं कि 6 आपके मुख्यतः फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। हालांकि इसमें धन का भी अधिकार दिया गया था, संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन उसे 44वां संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है। तो ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे जब अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं कि जो संपदा का अधिकार है वो 14 से लेकर आपको 18 तक, ये 19 से लेकर 22 तक, इसमें 23 और 24 आता है, ये 25 से लेकर 28 तक है, ये आपका क्या है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक, और इसके बाद 29 और 30 आता है। ठीक। और 32 आर्टिकल में क्या आपका कि न्यायिक उपचार की बात करता है। तो ये प्रोविजन हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है फंडामेंटल राइट को लेकर। अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट में ही अब एक एक हम लोग क्या करेंगे कि अनुच्छेद की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 12 को हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। परिभाषा क्या है, प्रावधान है। अब बात आती है कि राज्य में आता कौन कौन है। ये थोड़े से ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए राज्य में एक तो आएगा संसद, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अब देखिए सभी राजस्थानी स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन आ जाएगा,
नगर पालिका, जिला बोर्ड, पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, सेटलमेंट बोर्ड। ठीक है, ये सब क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं, जो लोकल गवर्नमेंट आती है। इसके अलावा अन्य में क्या क्या आ जाती हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। अन्य में तेल व गैस आयोग, ठीक। दूसरा एलआईसी, कारखाना वित्त निगम, यूनिवर्सिटीज, कोऑपरेटिव। इसके अलावा क्या क्या आ जाएगा, एफसीआई आ जाएगा, सेल आ जाएगा, ठीक है। और विधिक व्यक्ति, इसके साथ में आ जाएगी आपका कानून, नियम, सरकारी कार्यालय, और साथ में रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो ये ध्यान रख रहिएगा कि क्या क्या आ जाता हमारा 12 में और क्या क्या नहीं आता, इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। देखो अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा की बात करता है, कहता है कि संसद, राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार जिसमें नगर पालिका, जिला बोर्ड, पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सभी आ जाता है। इसके अलावा अन्य में देखेंगे तो तेल व गैस आयोग आ जाता है, एलआईसी आ जाती है, कारखाना निगम, आपका क्या होगा, वित्त निगम आ जाएगा, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, कोऑपरेटिव आ जाएंगी। ये ध्यान रखिए, कोऑपरेटिव क्या है कि कोऑपरेटिव संबंधित प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने के चांसेज हैं। ऐसा इसलिए कि अभी सरकार ने क्या है कि एक कोऑपरेटिव मंत्रालय बना दिया है, सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पिछले साल इस तरह का काम किया गया है। तो कोऑपरेटिव आता है, इसके अलावा क्या क्या आता है, ठीक है। कोऑपरेटिव के अलावा हमने बताया था कि आपका क्या आ जाता है, कि विधिक व्यक्ति है, कानून निगम आ जाता है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए क्या नहीं आता है, इसमें क्या नहीं आता है, उसमें हम लोग देखेंगे जो राज्य में नहीं आता है, राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। इसमें ध्यान रखिए सबसे फर्स्ट वो हो गया न्यायालय, ठीक। दूसरा क्या हो गया आपका एनसीईआरटी। ये बहुत ध्यान से रख रहिएगा आप लोग, जो ये चीज है इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी हो गया, निजी संस्थान, संविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, संसदीय अध्ययन संस्थान। ये लोग क्या होते हैं कि इसमें नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना, किसमें नहीं आते हैं, इसमें नहीं आते। कौन, न्यायालय नहीं आता, एनसीईआरटी नहीं होता, निजी संस्थान नहीं होता, संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, ये सभी चीजें क्या है कि आपकी किसमें नहीं आती हैं, आपके कि राज्य की परिभाषा में ये लोग नहीं आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा क्या हो गया, आर्टिकल 12 था, अब आर्टिकल हम लोग 13 की बात करेंगे। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपको लोग को आर्टिकल 1 से लेके 51 क तक सभी आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। याद रखिए कि इसमें से 10%, अगर 20% पॉलिटी में पूछ रहा है तो शुरुआत से लेकर आर्टिकल 51, इसके पहले भी जो संविधान सभा हो गई, मुख्य तारीखें हो गई, अनुसूची हो गई, भाग हो गई, विषय हो गए, इन सब चीजों से संबंधित जो चीजें हैं वो तो आपके, और वहां से लेकर 1 से 51 तक आपको 10% मिल जाएंगे। 50% प्रश्न यहीं में से आते हैं, बाकी 50% प्रश्न बाकी पॉलिटिकल सेक्टर से आते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है।
तो आर्टिकल 13 में याद रख रहे हैं कि इसमें बोलता है कि न्यायालय किसी भी ऐसी किसी भी विधि विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। ठीक। तो याद रखिएगा क्या कहता है आर्टिकल 13 कि न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से क्या हो, असंगत हो। और इसी के भी आप याद रखिए कि जब फंडामेंटल राइट आप लोग पढ़ोगे, जब देखते हैं कि फंडामेंटल राइट से संबंधित कोई मुद्दा हम लेकर जाते हैं, तो वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के भी आप पे न्यायालय में क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। ठीक है। और न्यायालय क्या करते हैं 32 के तहत इसी को देखते हैं कि क्या ये न्यायालय द्वारा कोई विधि जो बनाई गई है, क्या ये फंडामेंटल राइट से जो मूल अधिकार है उसको क्या कहां तक वायलेट कर रही है, और वहां तक उसको क्या कर जाता है, शून्य कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की बात है। ठीक। जैसे आप लोग देखे होंगे प्राइवेसी वाला जो सेक्टर था, ठीक है, उसमें आधार उधार को लेकर जो चीज थी उसको बाद में शून्य कर दिया गया था। ये सब चीज ध्यान रखनी है। थोड़ा सा आप पेपर पढ़े तो इस चीज को भी क्या करिए, एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान रख के रहिए। अभी समझ में, अब इसको हम लोग को जानना पड़ेगा कि, और याद रखिएगा कि पूर्वावलोकन जो होता है न्यायालय इसी के द्वारा करती है। चाहे आप लोग क्या कि पीआईएल डालते हो, चाहे कोई भी चीज डालते हो, तो ठीक है, फंडामेंटल राइट संबंधित। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर विधि में आता कौन कौन है। अब बोलता है विधि का उसने शब्द का जो उपयोग किया था, जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, किसमें किसका उपयोग किया गया, विधि का, ये ध्यान रख रही है, ये विधि का उपयोग किए हैं। अब हम लोग समझे कि विधि में आता कौन कौन है, तब तो फिर हम समझेंगे कि विधि में जो आएगा उसी को हम उल्लंघन मानेंगे, उसी को एक न्यायालय क्या कर सकती है, संगत कर सकती है। तो इसके लिए विधि में हम लोग देखेंगे अध्यादेश, ठीक है, नियम विनियम, विनियम, ठीक है, उपनियम, अधिसूचना, रूढ़ी व प्रथा। ये चीज आती है। इसके साथ में एक चीज और आती है, वो होती है आप प्रायोजित कानून, जो कार्यपालिका द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है। जैसे ये सब चीजें हो गई, ये सब किसमें आती हैं, प्रायोजित कानून में ही आती हैं। ठीक है। ये सभी क्या होती है, विधि के अंतर्गत आती है। तो अगर इनके द्वारा कोई विधि बनाई जाती है जो आपको सरकार मतलब जो नागरिकों को लगता है कि भाई हमारे फंडामेंटल राइट का क्या उल्लंघन है, तो वो लोग क्या करेंगे, न्यायालय में जाएंगे, और न्यायालय क्या करेगा, इसको नल एंड वाइड कर देगा। ठीक है, मतलब इनको शून्य घोषित कर देगा अगर लगता है कि उसको समझ में आता है कि ये फंडामेंटल राइट का क्या हनन कर रही है तो। ठीक। अब इसके बाद याद रखिए कि हम लोग अगला जो फंडामेंटल राइट देखेंगे वो देखेंगे हम लोग आर्टिकल 14। अब हम लोग देखेंगे समता का अधिकार। समता के अधिकार में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक।
ये आर्टिकल में कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य के क्षेत्र में, भारतीय राज्य क्षेत्र के विधि के समझ, क्षमता और विधि के समझ संरक्षण प्रदान करता है। ये प्रावधान कहां पे लिखे जाते हैं? हमारा आर्टिकल 14 में दिया गया है। ठीक, इसमें बोला गया है कि अब देखिए इसमें किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति में किसी व्यक्ति में किसकी बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे व्यक्ति में कौन कौन आएगा। इसको हमको देखिए फंडामेंटल राइट में एक एक शब्द का अपना मीनिंग है। आप लोग देखिए कल उस शब्दों में ही हम लोग को पूरी क्या व्याख्या देखने को मिलती है। तो अब देखेंगे आप व्यक्ति में कौन कौन आ जाएगा भाई। ठीक, तो व्यक्ति में जब हम लोग देखेंगे तो व्यक्ति में जो है, व्यक्ति में नागरिक, ठीक है, विधियां, कंपनी, निगम, समूह, मतलब व्यक्ति समूह। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं। तो व्यक्ति में क्या है, नागरिक, विधियां, कंपनी, निगम, समूह, ये सब क्या होती है उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके समक्ष आप लोग क्या कर सकते हैं कि इनको विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण को क्या मिलना मिलना है। ठीक है, आप यहाँ पे इनको इससे दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखती है। ये थोड़ा सा शब्द कभी आप लोग से पूछ सकता है, खासकर आईएएस में पूछ सकता है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल अगर बनाया तो। अब हम लोग समझेंगे कि कुछ शब्दावलियां हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अब वो शब्दावलियों में एक होता है आपका विधि के समझ क्षमता, जिसे हम लोग जानते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, और दूसरा जो है विधियों के समान संरक्षण, इसे बोलते हम लोग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझने की इसमें बात क्या है। विधि की जो समक्ष क्षमता है, इसको हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। इसमें कहने का मतलब है कि ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है कि अगर कोई भी विधि है, जो है कोई विधि बनाई गई, वो सभी पर बराबर था उस पर लागू होगा, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, चाहे जिस तरह का व्यक्ति हो। ठीक है ना, तो ये बोलता है कि जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है ना, तो बोलता है विधि से पहले आप जैसे भी ना हो, लेकिन विधि के बाद आप क्या हो जाएंगे, विधि के बनने के बाद अब सभी लोग क्या इक्वल हो जाते हैं। मतलब अगर सरकार कोई प्रावधान लाती है, तो सभी पर बराबर लागू होगा। चाहे वो बीपीएल का पर्सन हो या अंत्योदय का हो या अंबानी हो। ठीक, ये चीज होगा। लेकिन विधियों के समान संरक्षण ये कहां से लिया गया, ये कॉन्सेप्ट लिया गया यूएसए से। ठीक है, और यह देखिए नकारात्मक धारणा को बताता है। ये सकारात्मक धारणा को बताता है। ठीक, ये यूएसए से लिया गया है। इसमें कहता है कि भाई हमको क्या करना पड़ेगा, कि कोई नियम हमको क्या करना है कि देखना है, अगर लागू करना है तो हमको देखना है कि क्या व्यक्ति सभी का कंडीशन एक है, ये व्यक्ति के कंडीशन के अनुसार होता है। जैसे आप लोग क्या करोगे, वो देखोगे क्या चीज, जैसे आर्टिकल 21 हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे 15 का 4, तो उसमें इस चीज को हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई पर एक तरह का विधि बना देगी, लगता है कि कहीं पर विकलांग है, कोई वंचित वर्ग से व्यक्ति है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ संरक्षण देते हैं। वो संरक्षण का हमको यही चीज क्या करती है, एक सोर्स देती है, एक बैकडोर देती है, जिससे आप लोग क्या करते हैं, उनको हम
स्पेशल प्रोविजन देते हैं जिससे क्या हो कि राल्स के ना के सिद्धांत सही हो सके, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसी के आधार पर सरकार क्या करती है कि समय समय पर आरक्षण इस तरह की व्यवस्थाएं की हुई है। ठीक, अब हम लोग आएंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स की क्लास है इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल वहीं तक डिस्कस करेंगे जहां तक हमारा प्रीलिम्स का क्वालिफाई हो जाए और वहां तक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 15 का। देखिए आर्टिकल 15 बोलता है राज्य केवल स्थान, वंश, लिंग, जाति, धर्म और नस्ल। ठीक, ये कितने टोटल? 6। इन 6 के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकती। ठीक है, के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती। अब हम लोग को समझने की बात है कि सरकार किसके आधार बोली है? आर्टिकल 15 में बोला केवल। कहां पे? जो केवल जो लिखा है इसने क्या क्या लिमिटेशन क्रिएट कर दिया है। तो हमको फंडामेंटल में शब्दों को पकड़ना है, ठीक है ना, वही पढ़ने का एक तरीका है। हम केवल इसके आधार पे क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा और कोई अगर आधार बनता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान दे सकते हैं, मतलब इसको ध्यान में दीजिए। ठीक है, लेकिन और इसमें देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी में एक गड़बड़ मत करिएगा आप लोग। क्या जल्दीबाजी में गड़बड़ ना करिएगा कि सरकार ने भाषा और निवास इसकी बात नहीं की है। ठीक है, तो हो सके एग्जाम में कहीं पे भाषा को कंपलसरी कर दिया जाए, ठीक है, कहीं पे निवास को कंपलसरी कर दिया जाए। जैसे आप लोग उत्तराखंड के देने लोअर देने जाओगे तो वहां पर निवासियों के लिए ही मेन रखा गया है, अदर स्टेट के लिए नहीं रिजर्वेशन मतलब प्रोविजन किया गया। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी, तो ये सब इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, अब बोला गया है इसी में, बोला 15(2) कहता है कि सार्वजनिक जो स्थल है, ठीक है, सार्वजनिक पर कोई शर्त और प्रतिबंध की मनाही करता है। बोलता है कोई सार्वजनिक स्थल है तो आप वहां पे लिंग, जाति, भाषा, स्थल इन सब के आधार पर क्या कर सकते हैं? किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं किसी भी नागरिक के साथ। ठीक है, लेकिन उसके बाद 15(3) क्या कहता है हमारा? अब 15(3) मैंने बताया था ना कि व्यवस्था से जो लिया गया है इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, वहां पे यहां पे लागू हुआ। देखिए क्या कहता है ये हमारा 15(3), अगर वहां पे स्त्रियां या बच्चे हैं तो उनको क्या होता है? प्रिविलेज दिया जा सकता है। ठीक, जब मान ली सार्वजनिक स्थल पर लगता है कि भाई महिला क्यों का सेंसिटिव ग्रुप होता है, बच्चे सुरक्षा के मायने में सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा क्या कहते हैं? रियायत दे सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। कौन सा कहता है? हमारा 15(3) कहता है। ठीक, और इसी के आधार पर हम देखे होंगे कि बहुत महिलाओं के साथ क्या है कि आज के टाइम बहुत ज्यादा शोषण है, इसलिए डोमेस्टिक प्रोटेक्शन लॉ लाया गया था 2005 में, तो इसी के तहत लाया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखने की बात है। फिर 15(4) हम लोग देखते हैं। 15(4) क्या कहता है? सामाजिक रूप से और शैक्षणिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े पिछड़े वर्ग को क्या कर सकता है? स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। का प्रावधान की बात करता है। इसी में हम लोग देखते हैं, इसी के अंतर्गत सरकार एससी और एसटी को आरक्षण दे रखा है। ये ध्यान रखिएगा, एससी एसटी को आरक्षण किसके अंतर्गत दिया है? 15(4) के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। ठीक,
15(5) क्या कहता है? शैक्षिक संस्थाओं में संस्थाओं में SC ST और OBC के आरक्षण का प्रावधान करता है। ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 93वां संशोधन अधिनियम में, संशोधन में लाया गया था। ठीक है, संशोधन में लाया गया था 2005 में। ठीक, तो 15(5) का मतलब शैक्षिक संस्थाओं में SC ST और OBC के लिए क्या किया गया है? आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और कब किया गया है? ये 2005 में 93 संशोधन के तहत क्या किया गया था? लाया गया था। तो इस चीज को आपको लोग को ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए 15(6) क्या कहता है? ये बोलता है आर्थिक रूप से कमजोर की बात करता है। अब वहां शैक्षणिक था, अब यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करेगा। कमजोर वर्ग को स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करता है। ट्रीटमेंट का क्या है? प्रावधान है। और इसी के तहत ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका 103वां संशोधन EWS। ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को लेकर। ठीक है, अब एक चीज याद रखे रहिएगा कि ये संशोधन जरूर याद रखे रहिए 103वां, क्योंकि पिछली बार पूछ लिया था कि GST कौन से संशोधन द्वारा आया हुआ था, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये होगा आर्टिकल 15 के जी भी चाहिए थी, प्रोविजन थी, उसको हम लोग देख लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात करता है। क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। ठीक, अब देखिए बोलता है कि कोई भी सरकारी जॉब अगर निकलेगी तो सरकारी जॉब में क्या है कि सरकार को ऐसा नहीं कि किसी वर्ग विशेष की चाहे इस तरह की कोई प्रोविजन बना दे जिसमें किसी को क्या मिले, अवसर न मिल पाए। तो बोलता है लोक नियोजन में सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी को ध्यान में रख के क्या किया कि ये लाया गया है कि सरकार द्वारा कोई भी पॉलिसी लाई जा रही है या सरकार द्वारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया जा रहा है या कुछ भी चीज लाई जाए तो सभी के लिए क्या हो? इक्वल होगी। ठीक, लेकिन इसमें क्या किया है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो स्टेट है वो कल्याणकारी राज्य के रूप में देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ वेलफेयर के लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो वर्ग क्या है कि समान धारा पे नहीं है या क्या है कि उस बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको क्या करें, थोड़ा प्रोविजन क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा रियायत देते हैं। और इसी के ध्यान में रखकर हम लोग क्या आगे के भी प्रोविजन इसमें जोड़े गए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16(2). देखिए 16(2) कहता है सरकार को, मतलब संसद को क्या है कि शक्ति है, किस चीज को शक्ति है? कुछ सरकारी सेवाओं को लेकर। सेवाओं को लेकर जैसे राज्य क्या करते हैं कि निवास की अर्हता को सही कर देते हैं, अर्हता को अनिवार्य कर देते हैं, ठीक है। इसी के तहत में सरकार क्या कहती है, लोक नियोजन निवास संबंधित अपेक्षाएं अधिनियम 1957 पारित की थी। ठीक है ना। और इसी के तरह से राज्य में लेके आया, चाहे बाकी सब चीजों में आप लोग देखोगे क्या किया जाता है कि जो कंपल्सेशन कर दिया जाता है कि ये कंपलसरी ये चीज लगाना है, मतलब ये जो आप ये लगाते हो क्या बोलते हैं जो
एक अनिवार्यता लगा दी जाती है कि यहाँ का निवासी होना चाहिए, एज ये होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये सभी क्या है कि इसके अनुसार, इसी एक्ट के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो हमने बताया था कि 16 क्या है, तो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात करता है। लेकिन 16 दुर्बलता में संसद को शक्ति की कुछ सरकारी सेवाओं को लेकर कुछ प्रोविजन ला सकती है। तो सरकार ने क्या किया, ये एक्ट पारित किया और इसी एक्ट के अंतर्गत राज्य क्या करते हैं, निवास अपने अर्हता को वो अनिवार्य कर देता है। ये सब चीजें प्रोविजन क्या करते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे 16 का 4 हमारा क्या कहता है। 16 का 4 जो है ओबीसी आरक्षण की बात करता है। सर का प्रावधान है पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, ध्यान रख रहिएगा। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। इसमें 300 आर्टिकल 340 में पिछड़ा आयोग बनाने की बात की, आयोग का प्रावधान था। लेकिन 102वां संशोधन 338 के अनुसार अंतर्गत तहत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का क्या हुआ, गठन किया गया है। आयोग का गठन किया गया, ठीक है। ठीक है, याद रख रहेगा ये क्या होगा, 38 बी है, ठीक है। तो ये प्रोविजन लाया गया था किसमें, 16 4 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए इसको लेकर क्या हुआ था कि आपको थोड़ा सा ओबीसी आरक्षण के बारे में बता दे रहे हैं। 1992 के आसपास ओबीसी आरक्षण दिया गया है, 2003 के आसपास, ठीक है। उस समय बीपी सिंह नरसिम्हा सिंह की गवर्नमेंट थी और बीपी सिंह गवर्नमेंट थी जब इनको आरक्षण दिया गया था, ठीक है। लेकिन 1993 में क्या किया गया कि ईडब्ल्यूएस जो था उसे भी 10% आरक्षण दिया गया, ठीक है। अब इसको लेकर क्या हुआ कि न्यायालय में केस हुआ जिसे हम लोग इंदिरा साहनी के नाम से जानते हैं। साहनीवाद में इन्होंने ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण था उसे क्या किया, खत्म कर दिया, ठीक। और इन्होंने क्या किया कि पर सीमा लगा दिया, एक सीमा तय कर दिया कि 50% से ज्यादा क्या हो सकता है, आरक्षण नहीं हो सकता है, ठीक। फिर इसको चैलेंज किया गया था, इसको याद रखिएगा, वो था नागराज केस, नागराजवाद, ठीक है। नागराजवाद लाया गया था। इसमें बताया गया था कि ऐसा है कि जो आरक्षण है वो किस किस व्याप पे क्या कह जाएगा, बढ़ाया या पदोन्नति की बात या किस तरह की क्या चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें किस पे रहेगी, नागराज के वाद पे ही लाया गया था। इसमें 3 क्राइटेरिया दी गई थी। ये देखिए, ये मेनली आपको बस मैं वाद इसलिए बता दे रहा हूँ कि हालांकि प्रीलिम में नहीं पूछेगा, मेंस में मैक्सिमम इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन मान लीजिए प्रीलिम्स पूछता है तो इसको आप थोड़ी सा कोड कर सकते, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसलिए हम लोग इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, समय वेस्ट होगा, ठीक है। जब मेंस का हम लोग कभी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत व्यापक स्तर पर इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, इसके कंसिक्वेंसेस क्या रहे, इसके फायदे क्या रहे, इसकी समस्याएं क्या रही, अभी तक क्या इसका प्रोविजन चलता रहा है, नागराज केस में जो 3 कंडीशन लगाई थी क्या वो फॉलो हो रही है या क्या हो रहा है, ये सब चीजों को लेकर हम लोग ध्यान में रखेंगे। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ईडब्ल्यूएस को जो अभी चैलेंज किया गया था किसमें, कोर्ट में, कोर्ट ने कौन से वाद में क्या कहा है, ये सब चीजें हमको क्या है कोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी इस चीज को नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा प्रीलिम्स क्लास चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 16 का 5, आर्टिकल 16 का 5 कहता है धर्म समुदाय के लोगों की नीति। जैसे कुछ मिलिट्री डिफेंस में क्या कुछ पोस्टें हैं जहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जो पुजारी हो गए चाहे इस तरह के लोग होते हैं, जैसे कोई मस्जिद हो गया, कोई मंदिर हो गया, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पुजारी वर्ग या एक विशेष रूप से जो उस क्षेत्र में पारंगत व्यक्ति उसी को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो वो किससे धर्म संबंधित मामला है तो वहाँ पे इस चीज को किया जा सकता है, ठीक है। नियुक्ति को लेकर के ये ध्यान रख रहिएगा आप लोग। और जो ओबीसी को मैंने बताया था कि आर्टिकल 16 6 जो है 10% आरक्षण क्या था, ईडब्ल्यूएस का दिया गया था किसमें, लोक सेवाओं में। संशोधन में फिर से बता दे रहा हूं कि संशोधन आप लोग भूलिए नहीं, 103वां संशोधन, ठीक है। 102 किससे संबंधित था, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन से, ठीक है। इसको ध्यान में रख रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है।
अंत का क्या कहते हैं, प्रावधान है इसमें दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज ध्यान रखिए, ये एब्सोल्यूट है, इसका कोई भी क्या है कि अपवाद नहीं है, इसको ध्यान में रखेगा अस्पृश्यता को लेकर। ठीक है, अस्पृश्यता किसी भी प्रकार की अगर देश में हो रही है तो उसको क्या कहा कि उस पर लेकर कोई भी अपवाद या विवाद नहीं है, इसको सीधे आपके उन्मूलन होता है, आपके खिलाफ केस होता है, ये सब चीजें होती हैं। इसी को सरकार कार्यान्वित करने के लिए कुछ लॉ लाई थी। जैसे उसमें हम लोग देखेंगे, इसके लिए सरकार ने अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 लाई थी। ठीक, सिविल, और इसका नाम क्या कहेगा आगे चेंज कर दिया गया। ठीक है ना, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में लाया गया था। ये प्रश्न कभी पूछ लेता है कब लाया गया था, तो ये ध्यान रखें 1900 कब लाया गया था, 76 में लाया गया था। और ये कहां कहां पे, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों स्तर पे लागू होता है, लागू होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगला बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 18 की बात करेंगे। ठीक, आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात करता है। का प्रावधान है, तो हम लोग जो देखते थे कि आजादी से पहले जो क्या होता था कि लोगों को सर की, नाइटहुड की, इस तरह की उपाधियां क्या देखिए अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी। इससे क्या होता है कि सोसाइटी में एक उनको डिस्क्रिमिनेशन और फैलाने का क्या होता है कि जरिया मिल जाता था। सरकार ने कहा कि जो देश में जो भी नागरिक है वो सभी क्या होने, समान होने चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते सरकार ने बोला कि जितनी भी सब उपाधियां अंग्रेजों द्वारा दी गई, चाहे बाकी जो उपाधियां हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको खत्म करेंगे, और उसको उन्होंने सरकार ने क्या किया, खत्म कर दिया। अब देखिए उपाधियों का अंत जो था, अब बोला कि भाई उपाधियां कौन कौन होंगी, तो उपाधि सरकार ने बोला उपाधियां कहां कहां पे हो सकती हैं, उपाधियों के अंत की बात करती है। ठीक है, सरकार ने कहा कि जो राज्य, सेना, विद्या, इसके सिवाय उपाधियों पर क्या है, रोक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में, ठीक है वाद का हमको नाम तो नहीं याद आ रहा है, नहीं हाँ देखिए वाद जो था, सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन, राघवन वाद में बताया कि जो आपका भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब क्या है, सम्मान है, ना कि उपाधियां। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको इन्होंने बोला था कि सम्मान है ना कि उपाधियां।